हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ। तो बच्चों, आपको पहली क्लास रियल नंबर का लेक्चर नंबर फर्स्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी क्रम में आज हम वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना विलंब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम बात करेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अपना चैप्टर किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने देखा था क्या, संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो संख्या पद्धति में कुछ छोटी छोटी बातें हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। इन सब संख्याओं की का बात हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में किया था। ठीक है, जिस आने वाले लेक्चर में जब भी कोई भी संख्या का आवश्यकता होगा उसे हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आज की जो क्लास होने वाला है क्या, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बच्चों, आज हम देखेंगे भाग करना। भाग आपको करना आता है ना, भाग करना। जैसे जब हम देखिए, अगर 21 में 4 से भाग दें, कितने से, 4 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20। कितना शेषफल बचा, 1। ठीक है, अब अगर हम 15 में क्या करें, 4 से इसमें भाग दें तो कितना बार जाएगा, 15 में, तो 4 तिहाई 12, शेषफल क्या बचा, 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम 9 में 2 से भाग दें, 9 में 2 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, कितना बच गया, 1 बच गया। अच्छा, मैं ये क्यों करा रहा हूं बच्चों, भाग तो आपको आता होगा ना। ठीक है, देखिए अगर हमें 21 देखना है तो 21 कैसे मिल जाएगा, 21 बराबर 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 और प्लस 1, 21 आ गया। 4 पचे 20 और 20 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 हम कैसे मिल सकता है, हमें 15 मिल जाएगा 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 और प्लस 3, तो 4 तिहाई 12 और 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 गुणे 4 प्लस 1, तो 9 कैसे मिल जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 प्लस 1, 2 चौक 8 और 8 में जब 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन सब इसका बताने का मतलब क्या था, आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है आपने पिछली क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपने पिछली कक्षा में ये फार्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये ठीक है, जहां शेषफल क्या होगा, शेषफल या बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, शून्य के, लेकिन हमेशा छोटा होगा क्या, किसके, इस भाजक से, हमेशा छोटा होगा भाजक से। ठीक है, जो शेषफल है
वह जीरो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो भाजक होता है उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, देखिए इसमें ये है हमारा, इसे हम कहेंगे भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, और इसे क्या कहेंगे शेषफल। देखिए शेषफल ये भाजक से क्या है छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है। ठीक है, ठीक। अब जैसे शेषफल शून्य भी हो सकता है, क्यों, देखिए 8 में अगर हम 2 से भाग दे तो 2 चौक 8, शेषफल शून्य। तो ये जो शेषफल है भाजक से क्या है, शेषफल भाजक से छोटा है, लेकिन शेषफल किसके, जीरो के, जीरो है। ठीक है, तो शेषफल क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, शेषफल समझ में आया क्या है। तो अब ये आया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फार्मूला आ गया। और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि दो संख्याएं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि एक ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक Q व R विद्यमान है कि, देख लीजिए A अपान B। ठीक है, इसको इस रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, और जो हमने Q और R बताया ना कि अद्वितीय पूर्णांक है। ठीक है, तो A इक्वल टू B Q प्लस R, A इक्वल टू B Q प्लस R। R क्या है, शेषफल है, और शेषफल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा जो इस B से छोटा होगा लेकिन जीरो या जीरो के बराबर, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी होता है। ठीक है बच्चों, ये यही है, यही क्या है हमारा यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेय नंबर 1.1 क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q व R विद्यमान हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और जहाँ क्या है ये जो R है शेषफल है क्या है, जीरो है या जीरो से बड़ा है, लेकिन हमेशा छोटा होता है इस भाजक से B से, क्या होता है हमेशा B से छोटा होता है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक, देखिए यही चीज हमने लिखा है यहाँ, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जहाँ R क्या है बड़ा है या बराबर है जीरो से, लेकिन हमेशा क्या है B से छोटा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है। जैसे आप क्या करते हैं, घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने का एक विधि होता है ना कि डायरेक्ट चाय तो बनता नहीं। उसी प्रकार जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, इस तरह से क्या है हमारा एल्गोरिथम होता है। ठीक है बच्चों, तो एल्गोरिथम क्या है, यह दो धनात्मक पूर्णांकों में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। यस, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों में उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में HCF ज्ञात करने में हमें क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 3 चरण दिया है, 3 चरण है। ठीक है, 3 स्टेप है। स्टेप 1 कहता है, मान लीजिए C व D कोई धन पूर्णांक दिया है, जहां Q व R एक अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, जहां C इक्वल टू क्या हो जाएगा DQ प्लस R, और R इज ग्रेटर आर इक्वल 0, इज लेस आर इक्वल
इज लेस बी, मतलब जो शेषफल है वह 0 हो सकता है या 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो ये है स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि यदि शेषफल शून्य हो जाए, जब शेषफल शून्य आ जाए तो हमारा जो डी होगा वही हमारा उस संख्या का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है। परंतु क्या हो, अगर शेषफल शून्य न हुआ, शेषफल शून्य नहीं है, तो क्या होगा? तब हम यही प्रोसेस फिर आगे करेंगे, फिर हम उसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर अगला चरण हम ज्ञान करेंगे, ठीक है। और चरण 3 क्या कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक शेषफल क्या न आ जाए? शून्य न आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक शेषफल शून्य न आ जाए। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए देखते हैं इसे। ये देखिए, इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें क्या HCF ज्ञात करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में, ठीक है। देखिए चरण 1 क्या कह रहा है कि C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसलिए हम A से Q व R ज्ञात करते हैं कि C = DQ + R, C = DQ + R, जहां R क्या है? 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन 0 के हमेशा D से छोटा है, ठीक है। अब ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर दूसरा क्या है? चरण दूसरा क्या है? कहता है कि यदि R = 0 आ जाए, मतलब शेषफल शून्य हो गया, तो जो ये D होता है, ये D जो है वही उसका क्या हो जाएगा? उस संख्या का दोनों का HCF हो जाएगा, C व D का HCF हो जाएगा। अगर परंतु यदि क्या है, R 0 नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? D और R, इस D को और इस R में लगाएंगे HCF, मतलब इस D और R में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यह हो गया स्टेप नंबर दूसरा। अब स्टेप तीसरा क्या कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल क्या न आ जाए? शून्य न आ जाए। जब तक क्या हो? शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया को आपको करना है, ठीक है। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। जब यह शेषफल शून्य हो जाएगा, तो जहां यह शेषफल शून्य हो जाएगा वही उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 12 और 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मतलब HCF ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसमें करते हैं। देखिए, आपने HCF कैसे निकालते होंगे? आप HCF इस तरह से निकालते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेते हैं और जो छोटी संख्या है उससे भाग देते हैं, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं HCF। तो 12 से भाग देते हैं, तो 12 1 का 12, एक बार गया, कितना बच गया? शेषफल 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो शेषफल बचा, अब इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। क्या करेंगे? इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे, ठीक है। तो शेषफल, अब ये जो 12 है यहाँ उतार लेंगे 12 में, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। लेकिन हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक है। आइए करते हैं इसे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? 12 और 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो इसमें देखें, चरण 1 क्या कहेंगे? चरण नंबर 1 कहता है क्या कि 12 और 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए। 15 बराबर करिए। अब तो 12 कितनी बार गुणा जाएगा? एक बार जाएगा। 12 1 का 12, एक बार गया। और शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 3। शेषफल क्या आ गया? 3 आ गया बच्चों। अब ये हो गया चरण नंबर, क्या हो गया? चरण प्रथम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए, चरण प्रथम कंप्लीट हुआ, लेकिन क्या शेषफल शून्य आया? शेषफल 0 आया? नहीं आया। अब शेषफल अगर शून्य नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमें अगले चरण पे जाना होगा। अब जो ये शेषफल है और ये जो 12 है, इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ रहा है ना? अब जो शेषफल ये 3 है और ये 12 क्या है? भाजक है। अब इसमें लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब चरण दूसरा क्या कहेगा?
चरण 2 क्या है कि 12 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, 12 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 12 3 में लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा, 12 बराबर 3 गुणे 4, 3 चौक 12। अब जब 12 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अब जब जहां शेषफल शून्य आ जाए वहीं समझ लीजिए हमारा आंसर ही मिलेगा। जब यहाँ देखिए शेषफल शून्य, तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ये क्या हो गया, HCF हो गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, HCF 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 और 15 का HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला है 455 और 42। 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे, अब इसका भी सोल्यूशन आप करेंगे तो सॉल्व क्या लगाएंगे, 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब देखिए 455, तो 455 अब चरण लिखिए, यहाँ चरण लिखेंगे, चरण प्रथम क्या हो जाएगा 455। अब 42 गुणे कितना करेंगे, तो 5 9 45, 9 2 18, 9 चौक 36, कितना बच जाएगा, यह 10 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 442, 10 बार गया। ठीक है, 42 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 420। और 420 और कितना है, ये कितना है 55 है, कितना ज़्यादा है 35, कितना आ गया 35 आ गया। अब क्या शेषफल शून्य है, ये जो है बच्चा ये क्या है हमारा शेषफल है, क्या है R है, मतलब शेषफल है। जब अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो इसका मतलब अब जो ये शेषफल है और ये जो भाजक है इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं चरण नंबर दूसरा पे। चरण दूसरा किसमें 42 लिखेंगे, अब 35 का गुणा एक बार करेंगे तो 35 हो जाएगा। और कितना बच गया, 7 बच गया। कितना बच गया, 7 बच गया। क्या शेषफल शून्य आया, अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया। इसका मतलब है कि अब ये 7 और 35 में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें 35 में बराबर लिखेंगे 7 गुणे 5, तो 7 5 35। अब शेषफल आ गया, शून्य आ गया। तो यही हमारा, जब जहां हमारा शेषफल शून्य आ जाए वही हमारा HCF निकल के आया। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा 7। तो क्या आया, HCF 455 और 42 का कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है,
अब लगाते हैं इसे। देखिए अब इसमें हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू का मान लेंगे, b इक्वल टू हमने माना 2, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या करेंगे, a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो अब देखिए a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, और जहां आर क्या है, इज ग्रेटर आर इक्वल 0, लेकिन हमेशा छोटा होता है बी से, ठीक है। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। चलिए अब बी का मान रख देते हैं, यहाँ बी का मान रखते हैं। अब a इक्वल टू आ गया, b बराबर क्या माने हैं, b बराबर माने हैं 2 माने हैं, ठीक है। अब b का मान रखेंगे 2q प्लस r हो गया, ठीक है। अब r क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 इज ग्रेटर इक्वल r, लेकिन क्या होगा, इस b से छोटा मतलब 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0 और 1, r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 और 1, तो r का मान हो जाएगा 0 और 1। अब यहाँ से पहला क्या है, क्या कि यदि r इक्वल टू 0, पहला क्या है, r इक्वल टू 0 रखने पर तो अब क्या आ जाएगा, जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो r इक्वल टू 0 रखिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस r की जगह पे 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q आ गया, a का मान जो आ गया 2q आ गया, ठीक है, 2q आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार हमने जब 0 रख दिया तो ये आ गया, अब एक बार हम क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जब r इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे b का मान, इसमें क्या रखेंगे, r का मान रखेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये क्या था, 2q था ना, प्लस r था, ठीक है, तो 2q प्लस 1, a का मान क्या आ गया, 2q प्लस 1, ठीक है, a का मान क्या आ गया, 2q प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करा कि जो पूर्णांक सम पूर्णांक का होता है वो क्या होता है, 2q होता है, लेकिन जो विषम पूर्णांक होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया कि अतः अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो सम पूर्णांक होता है 2q के रूप का होता है, अतः जो विषम धन पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अतः हम देख सकते हैं कि a इक्वल टू 2q एक सम पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे क्या, अतः हम देख सकते हैं क्या, अगर हम देख सकते हैं कि, अतः हम देख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक संख्याएं टू क्यू के रूप के होते हैं और विषम धनात्मक संख्याएं, विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे भी लिख सकते हैं, विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, हो गया बच्चों।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना प्रश्न। अब एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है। ठीक है, ये हमें क्या दर्शाना है इसे कि यह विषम पूर्णांक है। अब यहाँ हम b = क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे, और a एक धन पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, अब a = तो 6q + r हो जाएगा। ठीक है, और r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 > r, लेकिन क्या होगा 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो r का मान क्या निकल के आएगा यहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस तरह से एक एक मान रख के देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हिंट था, हिंट दे दिया हूँ, अब आप इसे सॉल्व करिएगा। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, लेक्चर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताया करें, इससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चों, हम अब आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम करेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।